नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी जेई या नीट की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। तो आरजी एकेडमी की इस नई रैपिड रिवीजन सीरीज़ में मैं गौरव मिश्रा, आपका केमिस्ट्री टीचर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जिस चैप्टर का मैं आपको रिवीजन कराऊंगा उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सॉल्यूशंस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी ए टू जेड हम एक झटके में, एक शॉट में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्विंग के मैदान में उतर सकते हैं। तो सारे की कंसेप्ट चैप्टर के अपन को क्विकली रिवाइज करने हैं। तो तैयार हैं आप सब लोग? चलिए शुरुआत की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस चैप्टर में अपने लिए कंटेंट्स रहेंगे। तो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे, ठीक है ना, कुछ फंडामेंटल टर्म्स जो सॉल्यूशंस के डिस्कशन में काम आती हैं। फिर हम सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन डिफाइन करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स पर बात करेंगे। फिर सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ है और उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे, वेपर प्रेशर कैलकुलेशंस करना सीखेंगे यूजिंग राउल्ट्स लॉ। और फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में अपन सॉल्यूशंस को आइडियल एंड नॉन आइडियल के तौर पर क्लासीफाई करेंगे। आगे फिर हम एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे जहां पर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स को वोलेटाइल सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व कर रहे होंगे। इन प्रॉपर्टीज को हमने नाम दिया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चार हैं। एक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट में एक स्मॉल डिस्कशन अपन एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में करेंगे जिनको बोला जाता है एजियोट्रॉप्स। तो ये चीज़ें अपने एजेंडा पर हैं। आइए शुरुआत करें। सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। तो सॉल्यूशंस अपने आप में एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके कंपोनेंट्स एक दूसरे में मॉलिक्यूलर लेवल पर घुले मिले हुए होते हैं। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर लेवल पर, नैनोमीटर लेवल पर मॉलिक्यूल्स की अगर मिक्सिंग हो जाए, आयंस की मिक्सिंग हो जाए, तब बनते हैं सॉल्यूशंस। और इस तरह की मिक्सिंग से पूरे सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज एक जैसी रहती हैं। ठीक है ना, उसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम यूनिफॉर्म रहता है। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस का मतलब है हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। ठीक है, इसमें कितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सब सॉल्यूशन को बनाने वाले हर सब्सटेंस को अपन उसका कंपोनेंट बोलते हैं। तो कम से कम दो प्योर सब्सटेंसेस तो मिलकर सॉल्यूशन बनाते ही हैं। दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस भी मिक्स किए जा सकते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को केमिस्ट्री में अपन प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। मिक्सचर्स प्योर सब्सटेंसेस नहीं है और मिक्सचर्स की एक स्पेशल क्लास है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशंस में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल पर एक दूसरे में मिक्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स के क्लस्टर्स नहीं बनते, सभी सब्सटेंसेस मॉलिक्यूलर लेवल पर खुले दिल से आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशंस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर के ऑर्डर में होता है। और 1 नैनोमीटर आपको पता होना चाहिए, इट इज़ द स्केल ऑफ द साइज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस। फिर यहाँ पर मैंने आपके लिए मिक्सचर्स का एक क्लासिफिकेशन किया है। एक ब्रॉड लेवल पर अपन मिक्सचर्स को बोल सकते हैं होमोजीनियस एंड हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स आप समझ रहे हो, इनका कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द वॉल्यूम एक जैसी हैं। हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स का कॉम्पोजिशन पूरे वॉल्यूम में एक जैसा नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मिटी है। हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स फर्दर कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस के तौर पर क्लासिफाई किए जाते हैं। तो इन तीनों तरह के मिक्सचर्स में अगर अपन देखें तो सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं, उनको बनाना आसान है, बनाए रखना आसान है, बिगाड़ना मुश्किल है। कोलॉइड्स को बनाना मुश्किल है, बनाए रखना मुश्किल है, ठीक है ना, बिगाड़ना आसान है। लेकिन फिर भी कोलॉइड्स को अपन स्टेबल रख सकते हैं। जबकि सस्पेंशंस जो होते हैं वो इनहेरेंटली अनस्टेबल ही कहे जाएंगे,
उनके कंपोनेंट समय के साथ एक दूसरे से अलग होते चले जाते हैं, तो उनकी नॉन यूनिफॉर्मिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, इन सभी तरह के मिक्सचर्स में एक मीडियम के अंदर पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होते हैं। सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर के ऑर्डर में होता है। अगर मैं एक रेंज बताऊं तो आप मान के चलिए 0.5 से 2 नैनोमीटर्स के बीच में। कोलॉइड्स में जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है, बट टिपिकली उनका साइज आप हंड्रेड्स ऑफ नैनोमीटर्स के ऑर्डर में पाएंगे। यहाँ पर ट्रिक ये है कि अगर आप विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेंज याद रख पाते हैं 400 से 700 नैनोमीटर, तो टिपिकली वही साइज कोलॉइडल पार्टिकल्स का भी होता है। और सस्पेंशन से पार्टिकल साइज जो है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, मतलब 1 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है। और इसी के चलते ये पार्टिकल सफिशिएंटली लार्ज साइज्ड हैं और ग्रेविटी इनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट शो करती है और ये धीरे धीरे ग्रेविटी के इफेक्ट से सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये तो हुआ एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन। अब फोकस अपना सिर्फ सॉल्यूशंस पर रहने वाला है। सॉल्यूशंस के कॉन्टेक्स्ट में कुछ टर्म्स और अपन डिफाइन कर सकते हैं। सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा मोल्स में प्रेजेंट है, जिसके मोल्स बाकी सभी कंपोनेंट्स में सबसे ज़्यादा हैं, उसको अपन बोलते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन के बाकी सारे कंपोनेंट्स क्या कहे जाते हैं? सॉल्यूट्स। सो द लार्जेस्ट कंपोनेंट, यहाँ पर अपन लार्जेस्ट कंपोनेंट बाय नंबर देखते हैं, बाय मोल्स देखते हैं। ठीक है ना, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा हो, जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा हो, वो है सॉल्वेंट। और बाकी सारे कंपोनेंट्स जिनके मोल्स कम हैं, वो सब के सब क्या कहे जाते हैं? सॉल्यूट्स। ठीक है, और बोलने का तरीका ये रहता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ है। ठीक है ना, हिंदी में जैसे सॉल्यूशन को अपन विलयन बोलते हैं और सॉल्वेंट को विलायक बोलते हैं और सॉल्यूट को विलेय बोलते हैं। तो जो मिलाया गया वो सॉल्यूट है, जिसमें मिलाया गया वो सॉल्वेंट है, और जो बना वो है सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद सॉल्यूशंस के कुछ टाइप्स। किस फिजिकल स्टेट का सब्सटेंस सॉल्यूट था और किस फिजिकल स्टेट में सॉल्वेंट था ओरिजिनली सॉल्यूशन बनाते समय, वो फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पर अपन ये क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो गैसेस में सिर्फ गैसेस ही डिसॉल्व होती हैं। गैसियस सॉल्वेंट में लिक्विड या सॉलिड्स डिसॉल्व नहीं होते। सो देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ द टाइप लिक्विड डिसॉल्व इन अ गैस और सॉलिड डिसॉल्व इन अ गैस। उसके अलावा जितने भी मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो यहाँ पर मैंने बना दिए हैं। देखिए, गैस डिसॉल्व इन गैस, उसके बाद लिक्विड लेते हुए लिक्विड सॉल्वेंट में गैस भी डिसॉल्व कर सकते हैं, लिक्विड भी डिसॉल्व कर सकते हैं, सॉलिड भी डिसॉल्व कर सकते हैं। फिर सॉलिड सॉल्वेंट लेते हुए उसमें गैस भी डिसॉल्व कर सकते हैं, लिक्विड भी डिसॉल्व कर सकते हैं और सॉलिड भी डिसॉल्व कर सकते हैं। बट द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड इन लिक्विड स्टेट्स। और इस टॉपिक में अपना डिस्कशन, अपना फोकस भी लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में ही रहता है। लिक्विड सॉल्यूशंस वो होंगे जिनमें सॉल्वेंट लिक्विड है। ठीक है ना, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट से निर्धारित होगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में बनेगा। तो ये जो 3 तरह के सॉल्यूशंस आप बीच में देख रहे हैं ना, इन्हीं पर अपन इस चैप्टर में फोकस करते हैं। गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड के कॉन्टेक्स्ट में अपन हेनरीज लॉ पढ़ते हैं, लिक्विड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड के कॉन्टेक्स्ट में अपन राउल्ट्स लॉ पढ़ते हैं, और सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड के कॉन्टेक्स्ट में अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। बाकी कैटेगरीज भी सॉल्यूशंस की हैं, पर वो उतनी कॉमन या उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे सॉलिड सॉल्यूशंस उतना कॉमनली हमें देखने को नहीं मिलते। गैसेस की सॉलिड्स में या लिक्विड्स की सॉलिड्स में डिसॉल्व होने की ज़्यादा टेंडेंसी नहीं रहती, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली एंट्रोपी इसके फेवर में नहीं है। ठीक है, हाँ, सॉलिड सॉल्यूशन ज़रूर बनते हैं, जैसे मेटल अलॉयज, ब्रास, ब्रॉन्ज। ठीक है, पर ये सॉल्यूशंस भी जो हैं सॉलिड स्टेट में बनने वाले सॉल्यूशंस, इनमें मेटल्स आपस में मिक्स किए गए हैं, ये भी पहले लिक्विड स्टेट में ही बनाए जाते हैं। लिक्विड स्टेट्स में मेटल्स को मेल्ट करके मिक्स किया जाता है और फिर उनको सॉलिडिफाई किया जाता है। ठीक है,
गैस डिजॉल्व्ड इन गैस का एग्जाम्पल, आपके कमरे में प्रेजेंट एयर होगी, ठीक है। नेचुरल गैस जिसका मेन कंपोनेंट मीथेन होता है, वो भी गैस डिजॉल्व्ड इन गैस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप गो थ्रू कर सकते हैं। गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो जाएगा कार्बोनेटेड वाटर, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स। वैसे तो पानी की सतह पर जितनी भी गैसेस मौजूद हैं वो सब के सब पानी में कुछ हद तक डिजॉल्व तो करते ही हैं, सही है ना। ऑक्सीजन गैस जो पानी की सतह पर होगी वो भी पानी में कुछ एक्सटेंट तक डिजॉल्व डेफिनेटली करेगी। बहुत सारे लिक्विड्स आपस में मिसिबल होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, ये सब लिक्विड मिक्सचर्स हैं। और सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स से तो आप फैमिलियर होंगे, ठीक है ना। सी वाटर, सलाइन वाटर, इसमें कई तरह के सॉलिड सॉल्ट्स पानी में मिले हुए हैं, राइट। तो ये है सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन। और जैसा कि मैंने कहा, हम फोकस करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस पर। एक बात आपको और बता दूं, ये जो सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट है ये डिसॉल्व होने से पहले वाला फिजिकल स्टेट है। डिसॉल्व होने के बाद सॉल्यूट सॉल्वेंट वाले ही फेज में आ जाएगा, राइट। सॉल्यूशन इज अ सिंगल फेज सब्सटेंस। अब कुछ बात उन फैक्टर्स की जो सॉल्यूशंस का फॉर्म होना डिसाइड करते हैं। कौन सी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि दो सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होंगे। तो यहां पर अपन थर्मोडायनेमिकली दो फैक्टर्स के बारे में सोच सकते हैं, एक है एंट्रोपी चेंज और एक है एंथैल्पी चेंज। जनरली मिक्सिंग की प्रोसेसेस में एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है। तो एंट्रोपी का बढ़ना सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल है, गुड न्यूज़ है, ठीक है। दूसरी जो न्यूज़ है वो एंथैल्पी चेंज से रिलेटेड है। सॉल्यूशन फॉर्मेशन का एक एंथैल्पी चेंज भी होगा, और वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस ब्रेक हुए हैं और कितने स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस सॉल्यूशन में फॉर्म हुए हैं। So mainly two factors govern solution formation. First is the natural tendency of substances to mix and spread into larger volumes when not restricted by sufficiently strong intermolecular forces. तो generally substances में mix होने की tendency रहती है और mixing से entropy बढ़ती है। अपने आसपास भी आप देख लीजिए, आपको ज़्यादातर चीज़ें मिक्सचर्स के फॉर्म में मिलेंगी, प्योर सब्सटेंसेस बहुत रेयरली मिलेंगे। इससे जाहिर होता है कि सब्सटेंसेस मिक्स होना चाहते हैं, और मिक्सिंग की प्रोसेस में यूजुअली एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव रहता है, जो कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए एक अच्छी खबर है, ठीक है ना। हाँ, उनको मिक्स होने से कौन रोक सकता है, वो है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो किस तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक किए जा रहे हैं और किस तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बन रहे हैं, ये हमें देखना होगा। तो 3 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इन्वॉल्वड इन सॉल्यूशन फॉर्मेशन। कौन कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉल्यूशन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे? जैसे अगर आप ग्लूकोज को वाटर में मिला रहे हो, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के आपस के अट्रैक्शंस आपको तोड़ने हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कुछ हद तक स्पेस क्रिएट करना है, और ग्लूकोज और वाटर को आपस में मिक्स करना है। तो इस दौरान ग्लूकोज अट्रैक्शंस ब्रेक होंगे, कुछ हद तक वाटर अट्रैक्शंस भी ब्रेक होंगे, और ग्लूकोज वाटर अट्रैक्शंस फॉर्म होंगे। सो दीज आर द 3 काइंड ऑफ अट्रैक्शंस इन्वॉल्वड इन सॉल्यूशन फॉर्मेशन। सॉल्यूट अट्रैक्शंस। तो यहां पर अपन इंडिविजुअली सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस को अकाउंट में ले रहे हैं। m नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो पहले जुड़े हुए थे उनको फिर हमने अलग कर दिया। ऐसा करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। तो इस प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव रहेगा। दूसरे होंगे सॉल्वेंट अट्रैक्शंस, जो कि कुछ हद तक ब्रेक जरूर करने होंगे, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह करेंगे तभी उनके बीच में हम क्या अकोमोडेट कर पाएंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो ये भी एक खर्चे का काम है, इसमें भी एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है। तो ये तो 2 खर्चे हो गए, पर खर्चा इंसान हमेशा प्रॉफिट की उम्मीद में करता है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शंस वो प्रॉफिट है जो उस कॉस्ट के बदले में हमें मिलेगा।
जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स होंगे और सोल्यूशन बनेगा तो कुछ नए अट्रैक्शंस डेफिनेटली इस्टेब्लिश होंगे, और अट्रैक्शंस का इस्टेब्लिश होना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, अट्रैक्शंस का ब्रेक होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। इन तीनों स्टेप्स को अगर अपन कलेक्टिवली देखें तो ये है सॉल्यूशन फॉर्मेशन की ओवरऑल प्रोसेस। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अट्रैक्शंस को ब्रेक किया गया है और सॉल्यूशन बन भी गया है। इस प्रोसेस के एंथैल्पी चेंज को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इन तीन टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। इनमें से दो कॉस्ट हैं और एक प्रॉफिट है। कहने का मतलब दो प्रोसेसेस एंडोथर्मिक हैं और एक एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना। ओवरऑल जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव आना हमारे लिए एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है, जैसा कि मैं कह रहा था, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल है। और पॉजिटिव आना सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल नहीं है, ठीक है ना। फिर भी अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बहुत लार्ज पॉजिटिव ना हो तो सॉल्यूशन बन सकता है, क्योंकि एंट्रोपी याद रहे फेवरेबल था। तो इन द एंड अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नए अट्रैक्शंस आए हैं वो एटलीस्ट पुराने अट्रैक्शंस के कंपैरेबल तो होने ही चाहिए, स्ट्रॉन्गर हो तो और भी अच्छा है। So the new solute solvent attractions should be at least comparable to the original attractions, जिससे कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या तो नेगेटिव आए या फिर स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी आए और सॉल्यूशन बन पाए, राइट। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपन कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। सॉल्यूशंस फॉर्म when the strength of solute solvent attractions is greater than or comparable to that of solute solute and solvent solvent attractions। और इसी बात ने एक मुहावरे का रूप ले लिया है, और वो मुहावरा है like dissolves like। पुराने अट्रैक्शंस के जितने ही स्ट्रॉन्ग नए अट्रैक्शंस तभी आ पाएंगे जब सिमिलर काइंड ऑफ सब्सटेंसेस एक दूसरे में मिक्स होंगे, ठीक है ना, जिनके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस की स्ट्रेंथ भी मिलती जुलती होगी, जिनका नेचर भी एक जैसा होगा, समान स्वभाव वाले सब्सटेंसेस होंगे। जैसे एक जैसे स्वभाव वाले लोगों में दोस्ती जल्दी होती है, इफ़ दे हैव सम कॉमन इंटरेस्ट्स दे आर लाइकली टू बॉन्ड टुगेदर। इसी तरह से वो सब्सटेंसेस जिनमें एक जैसे नेचर के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हों और स्ट्रेंथ भी लगभग एक जैसी हो, ऐसे सब्सटेंसेस एक दूसरे में ज़्यादा डिसॉल्व करते हैं, एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन ज़्यादा रहता है, सॉल्युबिलिटी एक दूसरे में ज़्यादा रहती है। Substances with similar nature and strength of intermolecular forces tend to dissolve more into each other। यही मतलब है like dissolves like का। अब ये बात मैंने आपके लिए थोड़ा और elaborate कर दी है। अगर पोलर सॉल्यूट लिया गया है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्यूबल होगा, ना कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अगर आयनिक सॉल्यूट लिया है तो वो भी ज़्यादा सॉल्यूबल पोलर सॉल्वेंट में होगा, जबकि नॉन पोलर सॉल्यूट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्यूबल होंगे, ठीक है ना। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर लिक्विड है, तो वो बेंजीन जैसे नॉन पोलर लिक्विड में ज़्यादा सॉल्यूबल होगा, ना कि वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट में। जबकि मिथेनॉल एंड इथेनॉल जो कि पोलर हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा है, ना कि बेंजीन में। हाँ, अगर आपका सब्सटेंस एक नेटवर्क सॉलिड है जैसे डायमंड, सिलिका, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट, तो इस तरह के सब्सटेंसेस जिनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग का एक एक्सटेंसिव नेटवर्क है, ऐसे सब्सटेंसेस किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते, क्योंकि इनको डिसॉल्व करने के लिए आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे, ना कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। और कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़ने की भरपाई किसी भी प्रकार के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये बात हुई डिसोल्यूशन की, कौन किस में डिसॉल्व करेगा और डिसोल्यूशन कब फेवरेबल होगा, कब फेवरेबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन अपना है अबाउट सम यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी सॉल्यूशन जो हमारे पास हो उसकी कॉम्पोजिशन हम जानना चाहते हैं, ये कौन से सब्सटेंसेस से मिलकर बना है और किस रेशियो में वो आपस में मिक्स किए गए हैं।
और यही कॉम्पोजिशन हम कॉन्सेंट्रेशंस के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। हर प्रकार की कॉन्सेंट्रेशन यूनिट अल्टीमेटली एक रेशियो है। किसका रेशियो है? सॉल्यूट के अमाउंट और सोल्यूशन के अमाउंट का, या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का। अलग अलग यूनिट्स में तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर हर प्रकार की कॉन्सेंट्रेशन यूनिट जो सोल्यूशन की कॉम्पोजिशन बताने में काम आती है, अल्टीमेटली वो एक रेशियो है। ठीक है ना? तो ये सब कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स शायद आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखी होंगी। एक है परसेंटेज बाय मास। तो परसेंटेज फाइंड करना तो आप तब से जानते हो जब से आप आपके मार्क्स को वैल्यू करने लगे हो। ठीक है ना? जिस तरह से आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स फाइंड करते हो, वैसे ही परसेंटेज बाय मास फाइंड करेंगे। जिस भी कंपोनेंट का परसेंटेज बाय मास चाहिए उसका मास न्यूमरेटर में रखेंगे, टोटल मास से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? परसेंटेज बाय मास अगर अपन को गिवन हो सॉल्यूट का, तो उस परसेंटेज का मतलब है कि उतने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो परसेंटेज बाय मास को आप हमेशा 100 ग्राम्स के लेवल पर इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर एक 5% ग्लूकोज सोल्यूशन गिवन है तो इसका मतलब है 5 grams of glucose is dissolved in 100 grams of solution. Every 100 gram sample of the solution will have 5 grams of glucose in it. सिमिलर वे में कुछ और परसेंटेजेस भी फाइंड की जाती है, जैसे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की डेफिनेशन है ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 ml सोल्यूशन में कितना ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट है उसको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। और ये फाइंड करने के लिए आपको मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में ऊपर रखना है और मिलीलीटर्स ऑफ सोल्यूशन डिनोमिनेटर में रखना है और रेशियो को मल्टीप्लाई करना है 100 से। इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपको 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के ग्राम्स की वैल्यू बताएगी। राइट? चलिए कुछ और कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। ये भी यूज में आने वाली कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स हैं। हालांकि इनका यूज तब ज़्यादा आता है जब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में काफ़ी कम हो। एक लो लेवल पर अगर सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट में दिखाने के लिए हम देखते हैं कि 10⁻6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट है, या फिर 10⁻9 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है ना? तो 10⁻6 ग्राम मतलब 1 मिलियन ग्राम्स में जितना सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है उसको तो बोलते हैं ppm ऑफ सॉल्यूट, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्यूट। और 10⁻9 ग्राम मतलब 1 बिलियन ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में जितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं उसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन, ppb ऑफ सॉल्यूट। परसेंटेज फाइंड करते समय आपने ये मास रेशियो 100 से मल्टीप्लाई किया था। ppm फाइंड करते समय आप ये मास रेशियो 10⁻6 से और ppb फाइंड करते समय 10⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट? और कुछ कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज में आती हैं, जैसे एक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन नाम से जाहिर होता है मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट एज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल मोल्स। ठीक है ना? उस कंपोनेंट के मोल्स न्यूमरेटर में रखने हैं और टोटल मोल्स डिनोमिनेटर में रखने हैं। मोल फ्रैक्शन ऑब्वियसली एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होने जा रही है। इनफैक्ट इससे पहले जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स मैंने आपको बताई हैं वो सब की सब डायमेंशन लेस है। ठीक है ना? सारे मोल फ्रैक्शंस का सम अगर हर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अपन ऐड करते जाएं वो 1 आएगा। ठीक है? जिस तरह से सारी मास परसेंटेजेस अगर हर कंपोनेंट के लिए अपन ऐड कर दें तो वो 100 आएगा, इसी तरह से सारे मोल फ्रैक्शंस का सम 1 आएगा। और मोल फ्रैक्शन को यदि अपन 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसको अपन मोल परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट बोल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन का सम ग्रीक लेटर काई है। ठीक है? नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है मोलैरिटी। मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन की सबसे ज़्यादा यूज में आने वाली यूनिट है। अगर मैं ऐसा बोलूं तो गलत नहीं होगा।
इन जनरल हम जब बोलते हैं कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करो तो अपन मोलैरिटी ही फाइंड करने की सोचते हैं. हाउ इज मोलैरिटी डिफाइंड? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. मोलैरिटी की यूनिट्स होती हैं मोल्स पर लीटर, जिसको अपन कैपिटल एम से सिंबलाइज करते हैं और रीड करते हैं मोलर. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट आई हैव अ 0.25 मोलर NaOH solution, it means that every 1 liter sample of that solution will have 0.25 moles of NaOH present in it. इसको अपन ऐसे भी सोच सकते हैं that every 1 ml of that solution will have 0.25 millimoles of NaOH dissolved in it. Molarity को mathematically find कर सकते हैं moles of solute divided by liters of solution या फिर millimoles of solute divided by milliliters of solution. मोलैरिटी पता रहे तो फिर अपन वॉल्यूम से मोल्स निकाल सकते हैं और मोल्स ऑफ सोल्यूट से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं. सो मोलैरिटी इज यूज्ड एज अ कन्वर्जन फैक्टर फॉर इंटर कन्वर्टिंग बिटवीन मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड लीटर्स ऑफ सोल्यूशन. राइट. एक और कॉन्सेंट्रेशन यूनिट जो अभी तक शायद आपने ज़्यादा यूज में ना ली हो, लेकिन इस चैप्टर में ये काम आएगी, इसका नाम है मोलैलिटी. ठीक है. मोलैरिटी was moles of solute dissolved per liter of solution, whereas molality is moles of solute dissolved per kilogram of solvent. Per kilogram of solvent. Mathematically, molality होती है moles of solute divided by kgs of solvent. और अगर आप solvent का मास ग्राम्स में ले रहे हो तो केजीज में लाने के लिए ऑब्वियसली आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे और वो 1000 फिर आपको न्यूमरेटर में नजर आएगा. तो इस तरह से भी आप मोलैलिटी का फॉर्मूला एक्सप्रेस कर सकते हैं. मोलैलिटी की यूनिट्स SI यूनिट्स होती हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं. ध्यान रहे, मोलैरिटी की यूनिट्स स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम की SI यूनिट्स मीटर क्यूब है ना कि लीटर्स. ठीक है ना. मास की SI यूनिट किलोग्राम है. इसको कलेक्टिवली अपन मोलल बोलते हैं और सिंबलाइज करते हैं स्मॉल m से. मोलैलिटी की तारीफ में 2 शब्द बोलना चाहूँगा. मोलैलिटी की यूनिट्स SI यूनिट्स हैं और दूसरा मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है. मतलब एक बार आपने सोल्यूशन बना लिया तो आप सोल्यूशन का टेम्परेचर अगर कम या ज़्यादा कर रहे हैं तो मोलैलिटी नहीं बदलती. हालांकि मोलैरिटी बदलती है, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से वॉल्यूम पर इफेक्ट आता है, मोल्स या मास पर इफेक्ट नहीं आता. राइट. तो ये हैं कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स. इनके बेसिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. फॉर्मूलाज को अच्छे से ध्यान रखना है, यूनिट्स का केयर करना है. नेक्स्ट टर्म है सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी शब्द शायद आपके लिए नया ना हो. डिसॉल्व होने की एबिलिटी के लिए वर्ड यूज में आया है सॉल्युबिलिटी. कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में कितना सॉल्यूबल है, ये हम सॉल्युबिलिटी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. सॉल्युबिलिटी एसेंशियली कॉन्सेंट्रेशन की अपर लिमिट है. मतलब किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट की मैक्सिमम कितनी कॉन्सेंट्रेशन हम अचीव कर सकते हैं. ठीक है ना. उसको बोलते हैं solubility. Maximum amount of a solute that can be dissolved in a given amount of solvent or solution at a particular temperature to get a saturated solution. तो अगर आप solubility के बराबर concentration achieve कर लोगे solute के लिए तो वो solution saturated कहलाएगा. उससे कम concentration रखोगे तो फिर solution unsaturated कहा जाएगा. Right? और अगर somehow उससे ज़्यादा concentration achieve कर पाए तो फिर वो एक अनस्टेबल सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा. ठीक है ना. इस परिभाषा में आप देखेंगे कि टेम्परेचर का भी जिक्र किया गया है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है. टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होती है? क्योंकि सोल्यूशन के बनने की प्रोसेस या तो एंडोथर्मिक होती है या फिर एक्सोथर्मिक. याद रखना, हर वो प्रोसेस जो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक होती है वो टेम्परेचर से प्रभावित जरूर होगी. अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू 0 होती, इफ द सॉल्यूशन फॉर्मेशन वाज नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, देन
there would have been no effect of changing temperature on the solubility. पर हम जानते हैं प्रैक्टिकली सॉल्यूशन फॉर्मेशन कई केसेस में एक्सोथर्मिक आती है और कई केसेस में एंडोथर्मिक आती है. यहाँ पर थोड़ा सा अपन को ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल याद करना होगा. एंडोथर्मिक अगर डिसोल्यूशन की प्रोसेस है तो वो टेम्परेचर बढ़ाने से फेवर होगी, और अगर एक्सोथर्मिक है डिसोल्यूशन तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो फेवर नहीं होगा. कहने का मतलब एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और एंडोथर्मिक रहने पर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी. बस कहानी इतनी सी ही है. उसी को मैं दो पर्टिकुलर केसेस में आपको बता रहा हूँ. फॉर मोस्ट सॉलिड सॉल्यूट्स डिसोल्यूशन इन वाटर इज एंडोथर्मिक. अधिकतर सॉलिड सॉल्यूट्स के लिए पानी में मिलाया जाना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है. इसलिए अधिकतर सॉलिड सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी वाटर में टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है. इवन आपके फेवरेट टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड का भी पानी में मिलाया जाना एंडोथर्मिक है. तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी पानी में बढ़ेगी. ठीक है ना. एक फ्रीजिंग कोल्ड वाटर में आप उतना NaCl नहीं मिला पाओगे जितना आप एक बॉइलिंग कंडीशन में वाटर में डिसॉल्व कर पाओगे. दूसरी तरफ गैसेस का किसी भी लिक्विड में मिलाया जाना हमेशा एक्सोथर्मिक होता है. फॉर एग्जाम्पल CO2 का वाटर में डिसॉल्व होना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. एक्सोथर्मिक इसको इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि एंट्रोपी चेंज फेवर में नहीं है, तो एंथैल्पी चेंज को फेवरेबल होना ही पड़ेगा. अदरवाइज गैस तो पानी में डिसॉल्व होने से रही, एटलीस्ट एक को तो इसके पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा. अगर एंट्रोपी इसके पक्ष में नहीं है तो एंथैल्पी को खुलकर समर्थन करना पड़ेगा, और एंथैल्पी इसका समर्थन कर रही है, इसलिए एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है. याद रखना, एंथैल्पी चेंज का नेगेटिव होना स्पॉन्टेनिटी के लिए फेवरेबल है, और एंट्रोपी चेंज का पॉजिटिव होना फेवरेबल है. तो ये अनफेवरेबल है और ये फेवरेबल है. ठीक है ना. डिसोल्यूशन ऑफ गैस हमेशा एक्सोथर्मिक है, और इस वजह से सभी गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है. देखिए इस ग्राफ में दिखाया गया है. अलग अलग गैसेस की सॉल्युबिलिटीज अलग अलग हैं, पर एक कॉमन पैटर्न ये है कि सबकी सॉल्युबिलिटीज टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो रही है. राइट. तो ये तो बात हुई टेम्परेचर की. अब बात प्रेशर की. प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ गैसेस की सॉल्युबिलिटी पर पड़ता है. लिक्विड या सॉलिड को प्रेशर अप्लाई करके ज़्यादा डिसॉल्व नहीं करा सकते. याद रखना, अब अपना डिस्कशन जो है वो सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस पर हो रहा है. मतलब सॉल्वेंट लिक्विड है, उसमें आप सॉल्यूट गैशियस भी डिसॉल्व कर सकते हो, लिक्विड भी डिसॉल्व कर सकते हो, सॉलिड भी डिसॉल्व कर सकते हो. इनमें से सिर्फ गैशियस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी प्रेशर से अफेक्ट होगी. और ये बात आज से लगभग 300 साल पहले विलियम हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने पता कर ली थी, और इसी के ऑनर में इस रिजल्ट को बोलते हैं हेनरीज लॉ. उसने एक्सपेरिमेंटली ये बात पता लगाई कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी एक लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस above the liquid. If you double the partial pressure of the gas above the liquid, its solubility will also get doubled. ठीक है ना. अलग अलग गैसेस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी, बट प्रेशर डबल करने से सबकी ही सॉल्युबिलिटी डबल हो जाएगी. हर गैस का अगर इंडिविजुअल प्रेशर अपन डबल कर दें. हेनरीज लॉ को वैसे अलग अलग मैथमेटिकल फॉर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जो फॉर्म NCERT में दिया हुआ है वो ये है. पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is equal to Henry's constant times mole fraction of gas in the liquid. तो यहां से पता चल रहा है कि mole fraction of the gas in the liquid is proportional to the partial pressure of the gas. और इसके बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो है Henry's constant. यहां पर Henry's constant की यूनिट्स वही होंगी जो प्रेशर की यूनिट्स हैं. जनरली आप प्रेशर एटमॉस्फेयर्स या बार में एक्सप्रेस करोगे, तो ये हेनरीज कांस्टेंट भी एटमॉस्फेयर या बार में होगा. ठीक है ना. अलग अलग गैसेस के लिए हेनरीज कांस्टेंट अलग अलग होगा, अलग अलग सॉल्वेंट्स में भी अलग अलग आएगा. एंड हेनरीज कांस्टेंट विल आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ डिसोल्यूशन.
तो कौन सी गैस किस लिक्विड में किस तापमान पे आप डिसॉल्व कर रहे हो, इनसे KH डिटरमिन होगा। KH प्रेशर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन गैस की आइडेंटिटी पर डेफिनेटली डिपेंडेंट है। गैस बदल दोगे तो KH बदल जाएगा, सॉल्वेंट बदल दोगे तो भी बदल जाएगा। ये दोनों चीज फिक्स करके टेम्परेचर बदल दोगे तो भी KH बदल जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो KH है ये एक्चुअली बढ़ता है विथ टेम्परेचर राइज, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से KH बढ़ेगा तो ये फिर ये वाली सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और गैसेस की सॉल्युबिलिटी हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है, इसी वजह से KH घट रहा है, राइट। सो दिस वाज हेनरीज लॉ। सिंपल क्वेश्चन से आते हैं यहाँ से। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ भी आप बना के देख सकते हो। वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और उसका स्लोप हेनरीज कांस्टेंट होगा। अब बात लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स की। लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स के केस में अपन वेपर प्रेशर नाम की क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। वेपर प्रेशर क्या होता है? किसी भी लिक्विड के सरफेस पर उसी लिक्विड के वेपर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी को अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर, राइट। पानी के सरफेस पर पानी के वेपर्स, वाटर वेपर्स, एसीटोन के सरफेस पर एसीटोन के वेपर्स, इथेनॉल के सरफेस पर इथेनॉल के वेपर्स, इक्विलिब्रियम आने पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको अपन बोलेंगे वेपर प्रेशर। और इक्विलिब्रियम का मतलब यहां पर है rate of evaporation will become equal to the rate of condensation। अलग अलग लिक्विड्स का वेपर प्रेशर अलग अलग आएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर डिपेंड करता है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शंस जितने स्ट्रॉन्ग रहते हैं उतना ही वेपराइज करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और वेपराइज करना जितना मुश्किल हो जाएगा इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर उतना ही कम आएगा, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस का एक मेजरमेंट है। जितने स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होंगे उतना ही कम रहेगा वेपर प्रेशर। एट द सेम टाइम वेपर प्रेशर आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। वेपराइजेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और दुनिया की हर एंडोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर बढ़ाने से फेवर होती है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये बात जो मैं ऊपर बता रहा था वही है, जितने वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे उतना ही वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और लिक्विड उतना ही ज्यादा वोलेटाइल कहा जाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो अब हम लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स के केस में वेपर प्रेशर कैलकुलेशन करवाने वाली एक रिजल्ट के बारे में जानेंगे। इस रिजल्ट को बोलते हैं राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना। राउल्ट्स लॉ का क्या कहना है, चलिए जानते हैं। फॉर अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। एक सरल सी बात राउल्ट्स लॉ कह रहा है कि जितने भी लिक्विड्स का आप मिक्सचर लो, हर लिक्विड का कुछ ना कुछ ऊपर वेपर प्रेजेंट रहेगा। तो जो टोटल प्रेशर ऊपर क्रिएट होगा उसमें हर कंपोनेंट का एक कंट्रीब्यूशन होगा। उस कंट्रीब्यूशन को अपन बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर। अगर 3 लिक्विड्स का मिक्सचर है तो PA, PB, PC तीनों के अपने अपने पार्शियल वेपर प्रेशर्स होंगे, और हर लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके खुद के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। कहाँ पर मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन अगर अपन डबल करेंगे तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी डबल हो जाएगा। सॉल्यूशन में अगर अपन उसका मोल फ्रैक्शन 1/3 करेंगे तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर अबव द सॉल्यूशन भी 1/3 हो जाएगा। और ऐसा हर कंपोनेंट के लिए होगा। फॉर एनी कंपोनेंट A वी कैन राइट
partial vapor pressure of A is proportional to mole fraction of A in the solution. और इसी proportionality को जब अपन equation में बदलते हैं तो यहाँ पर जो constants of proportionality आते हैं वो हैं PA naught and PB naught. PA naught and PB naught are vapor pressures of pure liquids. Vapor pressures of pure liquids A and B. और ये PA naught and PB naught A और B की volatility का भी measurement है. अगर अपन ये मान लें कि PA naught smaller है PB naught से, इसका मतलब liquid A is less volatile than liquid B. तो ये PA naught PB naught वैल्यूज लिक्विड्स की वोलेटिलिटी के बारे में हमें बता रही है. ये एक्सप्रेशंस हमें बता रहे हैं कि हर कंपोनेंट का जो अपना पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन पर तो डिपेंडेंट होगा ही, उसकी P naught वैल्यू पर भी डिपेंडेंट होगा, उसकी इनहेरेंट वोलेटिलिटी पर भी डिपेंडेंट होगा. ठीक है ना. तो बराबर मोल फ्रैक्शंस होने पर भी दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर्स अलग होंगे क्योंकि इनकी इनहेरेंट वॉलेटिलिटीज डिफरेंट हैं. उसके बाद अगर मैं सभी कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर्स को ऐड कर दूं तो मुझे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मिल जाएगा. यहाँ पर मैंने सिर्फ दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर कंसिडर किया है जिसको अपन बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन. पर इसी प्रकार का एक्सप्रेशन आप 3 कंपोनेंट्स या 30 कंपोनेंट्स के केस में भी लिख सकते हैं. सो P total will be simply summation of xi pi naught, where xi is the mole fraction in the solution and pi naught is the vapor pressure of that pure liquid, right? इस टोटल प्रेशर को आप सिर्फ A या सिर्फ B के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो. सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ A या सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ B के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि XA और XB का सम 1 है, राइट? फिर ये जो YA YB हैं ये सिंबल्स हैं वेपर फेज में आने वाले मोल फ्रैक्शंस के. वेपर फेज का कॉम्पोजिशन अपन पार्शियल प्रेशर को टोटल प्रेशर से डिवाइड करके ऑब्टेन कर सकते हैं. याद रखना, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर गिव्स मोल फ्रैक्शन इन अ गैस मिक्सचर. ठीक है ना. तो अब हमको पार्शियल प्रेशर पता चल चुका है राउल्ट्स लॉ से, x से PA naught, P टोटल भी अपन को पता है x से PA naught प्लस XB PB naught. बस इनको डिवाइड करके अपन YA फाइंड कर सकते हैं और सिमिलर मैनर में अपन YB भी फाइंड कर सकते हैं. वैसे एक बार YA आ गया तो YB तो बाइनरी मिक्सचर में पता चल ही जाएगा क्योंकि YA और YB का सम भी 1 है, जस्ट लाइक XA और XB का सम 1 है. तो ये राउल्ट्स लॉ के रिजल्ट्स हैं. राउल्ट्स लॉ सॉल्यूशंस के केस में एक आइडियलिस्टिक रिजल्ट है. ठीक है ना. राउल्ट्स लॉ जो प्रेशर कैलकुलेशन करना बता रहा है वो प्रेशर रियलिटी में बैरोमीटर से रीड होगा या नहीं, इस पे अगर सोचें तो दो बातें उभर के आती हैं. अगर रियलिटी में वही वेपर प्रेशर हमें मिला जो राउल्ट्स लॉ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तब तो वो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ की आइडियलिस्टिक कंडीशन को मीट कर रहा है और इस प्रकार के सॉल्यूशंस को अपन बोला करेंगे आइडियल सॉल्यूशंस. और अगर वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ से मैच करता हुआ नहीं आया, राउल्ट्स लॉ के प्रिडिक्शन से ज़्यादा या राउल्ट्स लॉ के प्रिडिक्शन से कम आया, तो फिर ऑब्वियसली वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और वो राउल्ट्स लॉ से डिविएट कर रहा है, आइडियल बिहेवियर से डिविएट कर रहा है. Solutions that obey Raoult's law over the entire range of their composition. ठीक है ना. मोल फ्रैक्शन 0 से 1 तक कहीं भी जाए, वेपर प्रेशर वही आए जो राउल्ट्स लॉ बताता है, तो फिर वो सॉल्यूशन आइडियल है. अगर मैं पिछली स्लाइड पर लौटूं तो P टोटल वर्सेस XA का ग्राफ एक लीनियर ग्राफ पता चलता है, P टोटल वर्सेस XB का ग्राफ एक लीनियर ग्राफ पता चलता है. ठीक है ना. PA वर्सेस XA का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है, सिमिलरली PB वर्सेस XB का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है.
इसका मतलब ये है कि बाइनरी मिक्सचर्स में पार्शियल प्रेशर हो या टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन के अगेंस्ट जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना भी आइडियल सॉल्यूशन होने की निशानी है। चाहे पी टोटल वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ हो या फिर किसी एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के साथ ग्राफ बनाएं, अगर वो स्ट्रेट लाइंस आ रहे हैं तो इसका मतलब वो एक आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशंस कब बन पाते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस के बनने की एक आइडियलिस्टिक शर्त है, और वो ये है कि जो दो कंपोनेंट्स ए और बी अपन मिक्स कर रहे हैं उनके आपस के अट्रैक्शंस, ए बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतने ही स्ट्रांग हों जितने ए और ए में थे और जितने बी और बी में थे। मतलब लाइक डिसॉल्व्स लाइक का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाए ये। जितने स्ट्रांग अट्रैक्शंस ब्रेक हुए ए में उतने ही स्ट्रांग सॉल्यूशन में बन गए, जितने स्ट्रांग अट्रैक्शंस ब्रेक हुए बी में उतने ही स्ट्रांग सॉल्यूशन में बन गए। तो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक सी बात है, ठीक है ना, ये पूरी ना हो सकने वाली शर्त है, इसलिए कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल तो नहीं होगा। नेवरदलेस अगर ये शर्त पूरी हुई तो फिर सॉल्यूशन का बनना ना तो एक्सोथर्मिक रहेगा ना ही एंडोथर्मिक, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जीरो हो जाना है। हाँ, एंट्रोपी चेंज फिर भी पॉजिटिव रहेगा, और इसी के चलते गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द सॉल्यूशन फॉर्मेशन विल कम आउट टू बी नेगेटिव। एट द सेम टाइम चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग इज ऑल्सो जीरो। मतलब दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं और वो आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई नेट चेंज मालूम नहीं पड़ेगा प्योर लिक्विड्स के मुकाबले। 100 ml लिक्विड A, 200 ml लिक्विड B मिलाकर एग्जैक्टली 300 ml सॉल्यूशन बनेगा, ना तो 299 बनेगा ना तो 301 ml बनेगा। अगर ऐसा हुआ है तो फिर वो सॉल्यूशन आइडियल है। बट प्रैक्टिकली जो सॉल्यूशंस मिलते हैं, रियल सॉल्यूशंस बनते हैं, वो डिविएशन शो करते ही हैं, और दो तरह के डिविएशंस होते हैं। या तो वेपर प्रेशर राउट्स लॉ की प्रिडिक्शन से ज़्यादा आता है या फिर वेपर प्रेशर राउट्स लॉ की प्रिडिक्शन से कम आता है। अगर वेपर प्रेशर राउट्स लॉ की कैलकुलेशन से ज़्यादा आए, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन। इस केस में ना सिर्फ टोटल प्रेशर ज़्यादा आएगा बल्कि हर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा आएगा। एवरी कंपोनेंट विल डिविएट पॉजिटिवली फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसका मतलब ये है कि वेपराइज होने की टेंडेंसी बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि ए और बी के अट्रैक्टिव फोर्सेस उतने स्ट्रांग नहीं है जितने ए में थे या जितने बी में थे। ए बी अट्रैक्शंस दोनों से ही वीकर हैं, ठीक है ना। वेपराइज होने की टेंडेंसी बढ़ गई है, वोलेटिलिटी बढ़ गई है, तभी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा आया है। और वोलेटिलिटी बढ़ने का मतलब है कि नए अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर हैं, और नए अट्रैक्टिव फोर्सेस यदि वीकर हैं तो एंथैल्पी चेंज भी पॉजिटिव होगा, एंड चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग इज ऑल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव। इन शॉर्ट, एवरीथिंग इज डिविएटिंग ऑन द पॉजिटिव साइड। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी पॉजिटिव है, चेंज इन वॉल्यूम भी पॉजिटिव है, और वेपर प्रेशर्स का डिविएशन भी हायर साइड पर है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो टोटल वेपर प्रेशर का ग्राफ मिलेगा या फिर किसी एक कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर का ग्राफ मिलेगा, वो इस स्ट्रेट लाइन से ऊपर रन करेगा। समझ में आता है? जो स्ट्रेट लाइन हम एक्सपेक्ट करते हैं आइडियल केस में, उसके ऊपर रहेगा वेपर प्रेशर का ग्राफ। और अगर पॉजिटिव डिविएशन की कहानी समझ में आ गई तो नेगेटिव डिविएशन की कहानी एकदम ऑपोजिट है। यहां पर वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ की कैलकुलेशन से कम आ रहा है। मतलब पेपर पर जो आप फाइंड कर रहे हो राउल्ट्स लॉ अप्लाई करके, और बैरोमीटर से जो आप रीड कर रहे हो, उनमें से कौन सी चीज़ कम आ रही है? बैरोमीटर वाली रीडिंग। मतलब जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड है वो x से PA0 प्लस XB PB0 से कम है। इतना ही नहीं, every component is deviating negatively. It is not only the total pressure which is deviating negatively, every component is deviating negatively from Raoult's law. And that we can see in these graphs. यहाँ पर जो वेपर प्रेशर का ग्राफ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन से नीचे रन करेगा हर केस में, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग अगर लगाया जाए, ज़्यादा नहीं,
तो सोचो कि वेपर प्रेशर में कमी क्यों आई। इसका कारण यही हो सकता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ गई, वेपराइज करने में दिक्कत आने लगी। ए बी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस ए एज वेल एज बी से स्ट्रॉन्गर हैं, और अगर पुराने फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन सोल्यूशन में आए हैं तो चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होगा एंड चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग भी नेगेटिव होगा। मतलब 100 ml ए और 200 ml बी मिलाकर जो वॉल्यूम आएगा वो 300 ml नहीं आएगा, 300 से ज़्यादा भी नहीं आएगा, 300 से कम आएगा, 295 ml आ सकता है, राइट? तो हमें आइडियल सॉल्यूशंस कब मिलेंगे? सिमिलर काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस रखने वाले सॉल्यूशंस नियरली आइडियल हो सकते हैं, बाकी परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन कोई भी नहीं है। हाँ, एक बात आपको बता सकता हूँ, real solutions tend to approach ideal behavior in the limit of very low concentrations of either A or B। ठीक है ना? किसी भी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन बहुत कम कर दें तो फिर सॉल्यूशन नियरली आइडियल होने को जाता है। मतलब वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस कैसे हो जाते हैं? नियरली आइडियल, राइट? अब हम एक नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे जिनको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेट वर्ड का मतलब है डिपेंडिंग ऑन कलेक्शन, और यहाँ जो कलेक्शन देखा जा रहा है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स का कलेक्शन देखा जा रहा है। सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो कलेक्टिव नंबर है, उनकी जो जनसंख्या है सॉल्यूशन में, या ये बोलूँ कि उनकी जो सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है, उस पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज, सॉल्यूट पार्टिकल्स के इंडिविजुअल नेम्स पर डिपेंड ना करने वाली, वो चार्ज्ड है या न्यूट्रल है इस बात पर भी डिपेंड ना करने वाली, बस टोटल क्वांटिटी पर डिपेंड करने वाली, टोटल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। The properties of a solution whose value depends only on the total concentration of solute particles in solution, not on their kind or identity, are known as colligative properties। ये properties हम non volatile solutes के context में पढ़ने जा रहे हैं। मतलब solvent तो volatile है obviously, पर उसमें जो solutes मिलाए गए हैं वो non volatile हैं, या फिर ये कहूँ कि very less volatile हैं। तो इस प्रकार के जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो क्या नतीजे होते हैं? ठीक है ना? प्योर सॉल्वेंट की तुलना में क्या बदलाव आते हैं? प्योर सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा हुआ मिलता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, और सॉल्यूशन एक प्रोसेस को जन्म देता है जिसका नाम होता है ऑस्मोसिस। अगर सॉल्यूशन को सॉल्वेंट से अलग करें बाय अ सूटेबल मेम्ब्रेन तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में एक प्रोसेस क्रिएट होती है जिसको अपन बोलते हैं ऑस्मोसिस। इन्हीं 4 ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड होती हैं 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी का नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये मानते हुए कि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो टोटल प्रेशर जो है वो सिर्फ सॉल्वेंट जनरेट कर रहा है, पी नॉट सॉल्यूट तो 0 है। ठीक है ना? सिर्फ सॉल्वेंट का ही कंट्रीब्यूशन है टोटल प्रेशर में। ये एक्सप्रेशन मैंने राउट्स लॉ से लिखा है, फिर इसको आगे बढ़ के लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट टाइम्स पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट। इसको यदि अपन एडजस्ट करेंगे तो ये बनेगा पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी टोटल अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल सॉल्यूट्स इन सॉल्यूशन। पी नॉट सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, पी टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ठीक है ना? और ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में इसको अपन डेल्टा पी नाम दे रहे हैं, और ये डेल्टा पी क्या है? ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये डेल्टा पी हमें बता रही है कि सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना कम है, और इस लोअरिंग को जब मैं पी नॉट सॉल्वेंट से डिवाइड कर देता हूं तब मिलने वाली क्वांटिटी को अपन नाम देते हैं रिलेटिव लोअरिंग
ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग या फ्रैक्शनल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परसेंटेज लोअरिंग बन जाएगी। अगर आप सॉल्यूट की टोटल कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो सोल्यूशन में, तब तो आप एक्सप्रेशन लिखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन। और अगर आप एडेड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से ही कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको यहां फ्रंट में एक करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिस करेक्शन फैक्टर का नाम होता है द वैन हॉफ फैक्टर। तो ये वैन हॉफ फैक्टर अचानक से कहां से आ गया, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो होता क्या है, जो सॉल्यूट हम पानी में मिलाते हैं या किसी भी सॉल्वेंट में मिलाते हैं, वो कई बार सॉल्यूशन में मिलने के बाद टूट जाता है छोटे छोटे आयंस में, ठीक है ना, और कई बार उनके पार्टिकल्स आपस में क्लब बन हो जाते हैं, क्लस्टर्स बना लेते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं, ट्राइमराइज हो जाते हैं। तो जितने पार्टिकल्स हम ऐड कर रहे हैं उससे पार्टिकल्स की संख्या सॉल्यूशन में जाके कभी बढ़ जाती है और कभी एसोसिएशन होने से कम हो जाती है। तो एसोसिएशन होने पर पार्टिकल्स की संख्या कम हो जाती है और डिसोसिएशन होने पर बढ़ जाती है। इसी एसोसिएशन या डिसोसिएशन के इफेक्ट को अकाउंट में लेने वाली क्वांटिटी का नाम है वैन हॉफ फैक्टर। अगर हम एडेड अमाउंट से ही कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके हमारी कैलकुलेशन सही हो पाती है। और इस करेक्शन फैक्टर का नाम है द वैन हॉफ फैक्टर। इट इज अ करेक्शन फैक्टर विच अकाउंट्स फॉर the effect of association or dissociation of solute particles in a solvent. वैन हॉफ फैक्टर की परिभाषा बहुत आसान है, सिंपल है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन में है अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो आपने ऐड किए थे, ठीक है ना। अगर डिसोसिएशन हुआ तो सॉल्यूशन में पार्टिकल्स की संख्या बढ़ जाएगी और वैन हॉफ फैक्टर 1 से बड़ा नजर आएगा। अगर एसोसिएट हो गए पार्टिकल्स, उन्होंने गुटबाजी कर ली, ग्रुप्स बना लिए, तो फिर पार्टिकल्स की संख्या कम हो जाएगी और वैन हॉफ फैक्टर 1 से छोटा आएगा, ठीक है ना। जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन पर डिपेंडेंट होती है। इसीलिए आई को हम लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप मोल्स एडेड से कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और आप मोल्स इन सॉल्यूशन की वैल्यू चाहते हो तो वो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए अपन को थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आई से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। आई का एक और इंटरप्रिटेशन भी है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास का मतलब है 1 मोल सॉल्यूट पार्टिकल्स जो आपने ऐड किए उनका मास, और एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब है सॉल्यूशन में 1 मोल पार्टिकल्स जो हैं सॉल्यूट के उनका मास। एवरेज मास ऑफ 1 मोल सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास, एंड मास ऑफ 1 मोल सॉल्यूट दैट यू एडेड इज कॉल्ड एज नॉर्मल मोलर मास, ठीक है। तो ये आई के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। नेक्स्ट 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से तो आप वाकिफ हैं। फ्रीजिंग पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड फेजेस इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड और गैसियस फेजेस इक्विलिब्रियम में रहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को अपन वेपर प्रेशर के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट एज पर एनसीईआरटी इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस बिकम इक्वल। जिस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड फेजेस के वेपर प्रेशर्स बराबर हो जाएं वो फ्रीजिंग पॉइंट है, और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक्सटर्नल प्रेशर की बराबरी कर ले, लिक्विड को आप हीट करते जाओगे उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जिस टेम्परेचर पर वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा या फिर जो भी एक्सटर्नल प्रेशर प्रिवेल कर रहा है उसके बराबर हो जाएगा, उस टेम्परेचर को अपन बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना।
क्योंकि वेपर प्रेशर में कमी आई है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर, तो इसी के चलते क्या होता है कि अब आपको बॉयल करने के लिए हायर टेम्परेचर ले जाना पड़ता है। 1 एटमॉस्फेयर की बराबरी करने के लिए आप लिक्विड को और हीट करोगे, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो चुका है इसलिए, और वेपर प्रेशर कम हो गया है इसलिए वो सॉलिड फेज के बराबर लोअर टेम्परेचर पर ही पहुंच जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है वेपर प्रेशर लोअरिंग की वजह से। डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टीएफ बोथ डिपेंड ऑन वेपर प्रेशर लोअरिंग, which in turn depends on the total solute concentration. कुल मिला के डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, इसी वजह से ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ये डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ एवेल्युएट करने के फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पर जिस कॉन्सेंट्रेशन यूनिट के प्रोपोर्शनल इनको माना गया है वो है मोलालिटी। अगर आप एडेड अमाउंट से मोलालिटी फाइंड कर रहे हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एडेड से, तो आपको फ्रंट में वैन हॉफ फैक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा टीबी हो गया आई टाइम्स केबी टाइम्स मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट एडेड, डेल्टा टीएफ हो गया आई टाइम्स केएफ टाइम्स मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट एडेड। याद रखना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आया है और बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन। ये जो केबी और केएफ आपको नजर आ रहे हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट्स तो हैं ही, ये सॉल्वेंट पर डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। चलिए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। केबी का नाम है मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, केएफ का नाम है सिमिलरली मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। इनके दूसरे नाम भी हैं, केबी को इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं और केएफ को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। केबी और केएफ सॉल्यूट की आइडेंटिटी पर डिपेंड नहीं करते, सॉल्वेंट की आइडेंटिटी पर डिपेंड करते हैं सिर्फ और सिर्फ। इनके ये फॉर्मूलाज टेक्स्ट बुक में गिवन है, इनका डेरिवेशन भी किया जा सकता है, पर वो चीज़ें अपने सिलेबस के स्कोप में कहीं भी मेंशन नहीं है, डिस्क्राइब नहीं है। तो ये फॉर्मूलाज अपन फेस वैल्यू पर ही याद रखेंगे। इन फॉर्मूलाज में आने वाली जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सॉल्वेंट की आइडेंटिटी पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है ना, यहाँ पर m सॉल्वेंट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट in kilograms per mole. TB naught and TF naught are the boiling points and the freezing points of pure liquids. R is the good old gas constant, delta H naught vaporization and delta H naught fusion. ये quantities भी आप समझ ही रहे होगे। ये solvent का enthalpy of vaporization and enthalpy of fusion है under standard state conditions. कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें solvent dependent हैं, solute dependent नहीं है। ठीक है, और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बहुत सारी फिनोमेना आप अपने आसपास कभी ऑब्जर्व करते होंगे। घर में जब अपन रेजेंस को रात में भिगो के रखते हैं पानी में तो वो स्वेल कर जाते हैं। सीमेंटेड वॉल्स पे अपन पानी स्प्रे करते हैं तो वो पानी दीवारों के अंदर चला जाता है। गर्मियों में फ्रूट सेलर्स, वेजिटेबल वेंडर्स अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे पानी छिड़कते रहते हैं, पानी में डिप करके रखते हैं ताकि उनकी फ्रेशनेस बनी रहे। फ्लावर्स की फ्रेशनेस बनाने के लिए भी ऐसे ही करते हैं। दूसरी तरफ जब हम घर में अचार, पिकल बनाते हैं तो हम उन्हीं वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में डाल के रखते हैं और हम देखते हैं कि उनमें से पानी बाहर आ रहा है। ठीक है ना, आम भाषा में लोग बोलते हैं कि इसने पानी छोड़ दिया है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं इनमें लिक्विड का मूवमेंट हो रहा है, या तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर या उनसे बाहर। इनफैक्ट यहाँ पर मूवमेंट हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की तरफ हो रहा है। एक मेम्ब्रेन, एक पार्टीशन के अक्रॉस, एक दीवार के थ्रू, पर उस दीवार में कुछ सब माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स हैं जो छोटे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करने दे रही हैं, पर बड़े हाइड्रेटेड, सॉल्वेटेड, सॉल्यूट पार्टिकल्स को क्रॉस नहीं करने दे रही। जिस तरह से रोड्स पे हम कई बार बैरिकेड्स लगा के 2 व्हीलर्स का जाना अलाउ करते हैं बट 4 व्हीलर्स, ट्रक्स, बसेस का जाना प्रोहिबिट करते हैं, रोकते हैं। तो उसी तरह से कुछ यहाँ पर भी किया जा रहा है। स्मॉलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जब यहाँ से इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू मूव कर रहे हैं तो इस फिनोमेना का नाम हो जाता है osmosis. When a pure solvent and a solution
or two solutions having different concentrations are separated by the right kind of a semi-permeable membrane. शॉर्ट में अपन SPM बोलेंगे. ये नेचुरल ऑरिजिन की भी हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती है, ठीक है ना. इनमें एक नेट मूवमेंट होता है, किसका? सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का. किधर से किधर? सॉल्वेंट से सोल्यूशन साइड या लोअर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की तरफ. इस फिनोमेना का नाम है ऑस्मोसिस. नतीजा क्या निकलेगा? लिक्विड का अमाउंट सोल्यूशन साइड पे बढ़ जाएगा और सॉल्वेंट साइड पर लिक्विड का अमाउंट कम हो जाएगा. इस फिनोमेना के लिए हम एक प्रेशर को जिम्मेदार मानते हैं, ठीक है ना. हम सोचते हैं कि एक थ्रस्ट, एक प्रेशर लग रहा है सॉल्वेंट को लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कराने के लिए, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव कराने के लिए, और उसी नेचुरल प्रेशर को अपन नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. वैसे अगर हम इसके बेस में जाएं तो ऑस्मोसिस को ड्राइव कर रहा है एक पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज. जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्रॉस करके सॉल्यूशन साइड पे आ जाते हैं तो वो एक लेस डिसऑर्डर्ड एनवायरनमेंट से एक मोर डिसऑर्डर्ड एनवायरनमेंट में मूव कर जाते हैं, ठीक है ना. डिसऑर्डर बढ़ जाता है और वही ऑस्मोसिस के लिए ड्राइविंग फोर्स है. आइडियल सॉल्यूशन मानते हुए एंथैल्पी चेंज तो जीरो है, पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है और वही गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को नेगेटिव बना रहा है. ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने का तरीका ये है कि आप ऑपोजिट साइड से एक्सटर्नल प्रेशर लगाओ. अगर लिक्विड सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड मूव कर रहा है तो आप सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर लगाओ ऑस्मोसिस को रोकने के लिए. जितना प्रेशर लगाने पर आप किसी भी नेट ऑस्मोसिस को रोक पाओगे वही प्रेशर एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है. ऑस्मोटिक प्रेशर एक आइडियल गैस लाइक इक्वेशन से कैलकुलेट किया जाता है और ये मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है और इसके चलते ये एक कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी है. ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन पाई से डिनोट करते हैं. पाई इज इक्वल टू CRT. यहाँ पर भी आप अपना करेक्शन फैक्टर, वैन हॉफ फैक्टर लगा सकते हो, ठीक है ना. I टाइम्स CRT, फिर I इज द वैन हॉफ फैक्टर, C is the molarity of solute that you added, R is the gas constant, and T is the absolute temperature. जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम आता है उसको अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर रिलेटिवली ज़्यादा होता है उसको अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. और जिन सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है उनको अपन आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. तो सॉल्यूशन चाहते हैं कि वो आइसोटोनिक बन जाएं. ऑस्मोसिस हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ होती है और कोशिश ये की जाती है कि वो सॉल्यूशंस आइसोटोनिक हो जाएं इक्विलिब्रियम पर. वो आइसोटोनिक हो जाएंगे अगर दोनों तरफ लिक्विड के लेवल में कोई फर्क ना आए, लिक्विड SPM के दोनों तरफ एक ही लेवल पर रहे, हाइट का डिफरेंस क्रिएट ना हो, तो फिर दोनों सॉल्यूशंस आइसोटोनिक हो जाएंगे जब इक्विलिब्रियम आएगा. वैसे आमतौर पर आइसोटोनिक होने से पहले ही ऑस्मोसिस रुक जाती है क्योंकि हाइट का डिफरेंस ऑस्मोसिस को अपोज करता है. अब बात एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की जिनको अपन बोलते हैं एजियोट्रॉप्स. नॉर्मली हम सोचते हैं कि जो मिक्सचर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में बॉयल करेंगे, ठीक है ना. एक फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक बॉइलिंग पॉइंट उनका नहीं होगा. लेकिन ऐसे कुछ स्पेशल सॉल्यूशंस भी हैं जो प्योर लिक्विड्स की तरह एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल कर जाते हैं. ऐसे स्पेशल सॉल्यूशंस को अपन बोलते हैं एजियोट्रॉप्स. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द कोर्स ऑफ बॉइलिंग नहीं बदलती. क्यों नहीं बदलती? उसका कारण ये रहता है कि वेपर फेज में जो कॉम्पोजिशन क्रिएट हो रहा है वो वैसा ही है जैसा सोल्यूशन फेज में है. तो वेपर फेज का कॉम्पोजिशन अगर सोल्यूशन फेज जैसा ही है तो फिर वेपराइजेशन होने के साथ साथ सोल्यूशन का कॉम्पोजिशन नहीं बदल पाएगा, और अगर कॉम्पोजिशन नहीं बदलेगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं बदलेगा. एजियोट्रॉप्स हैव द सेम कॉम्पोजिशन इन सोल्यूशन फेज एंड वेपर फेज. एजियोट्रॉप का वर्ड मीनिंग है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, क्योंकि उनका एक फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक बॉइलिंग पॉइंट होता है और पूरा लिक्विड उसी टेम्परेचर पर बॉयल कर जाता है.
एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स पर डिस्टिलेशन नाम की प्रोसेस भी फेल हो जाती है। डिस्टिलेशन आप जानते हैं एक सेपरेशन टेक्निक है, और ये सेपरेशन टेक्निक इसी प्रिंसिपल पर आधारित है कि वेपर फेज का कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज से अलग होगा। वेपर फेज में जाकर कुछ सेपरेशन होगा, कुछ अलग कॉम्पोजिशन मिलेगा, लेकिन एजियोट्रॉप्स का वेपर फेज वैसा ही कॉम्पोजिशन रखता है जैसा कि इनका लिक्विड फेज है। तो इस वजह से इन पर डिस्टिलेशन नाम की प्रोसेस वर्क नहीं करती। एजियोट्रॉप्स कुछ ही नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में बनते हैं जो लार्ज डिविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, और ये एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पर बनते हैं, एक विशेष कॉम्पोजिशन पर। दो तरह के डिविएशंस के बारे में हमने जाना, और दो तरह के डिविएशंस में दो तरह के एजियोट्रॉप्स भी देखने को मिलते हैं। एक है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मिलते हैं लार्ज पॉजिटिव डिविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन में, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मिलते हैं लार्ज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ शो करने वाले सॉल्यूशंस में। ठीक है ना, बस इनके बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी है। The solutions which show a large positive deviation from Raoult's law form minimum boiling azeotrophs at a specific composition. एक विशेष composition पे बनते हैं, हर composition पर नहीं। जैसे इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर जिसमें 95% बाय वॉल्यूम इथेनॉल होता है, ठीक है ना, ये एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बन जाता है। दूसरी तरफ ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें लार्ज नेगेटिव डिविएशन हो राउल्ट्स लॉ से, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं एट वन पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन। जैसे नाइट्रिक एसिड और वाटर का मिक्सचर एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। अगर इसमें 68% नाइट्रिक एसिड रखें और 32% वाटर रखें बाय मास, तो ये बॉयल करता है 393.5 केल्विन पर। याद रखना, नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 83 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग, और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। इस एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज़्यादा है, और वो नाम से भी जाहिर होता है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट सारी कॉम्पोजिशन से ज़्यादा रहेगा, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट बाकी सारी कॉम्पोजिशन, बाकी सारे अलग अलग तरह के मिक्सचर जो वो लिक्विड्स बनाएंगे उनसे कम रहेगा। ठीक है ना, तो ये अपना डिस्कशन हुआ एजियोट्रॉप्स के बारे में, और इसी के साथ सॉल्यूशन चैप्टर के भी सारे की कंसेप्ट्स मैंने कवर कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन फ्रूटफुल लगा, आपकी थ्योरी एक नट शेल में रिवाइज हो गई, और इसके बाद आप सॉल्यूशन चैप्टर में बेटर फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, और क्वेश्चन सॉल्विंग कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मेहनत करते रहिए, मोटिवेशन अपना बना के रखिए। ठीक है, और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के साथ मैं आपके लिए हाजिर होऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।